हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप 67वीं बीपीएससी के लिए और जो आपका सीडीपीओ होने वाला है 2022 में, उसके लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हो। आज के इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन को लिया गया है। हर एक क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई है। हर एक क्वेश्चन के साथ आपको उसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। हर एक चीज़ को ध्यान से समझिए, कोशिश करिएगा आप उसे याद कर लेने की। अगर याद नहीं हो पाए तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। देखते हैं आज का सबसे पहला सवाल। भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। भाषाई एवं धार्मिक आधार पर। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद तो आपसे पूछेगा ही, इसीलिए समझिएगा। अनुच्छेद 29 यानी अनुच्छेद 29 के अकॉर्डिंग भाषाई एवं धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण होता है। और एक बात समझ लेंगे अनुच्छेद 25 के बारे में। अनुच्छेद आपका 25 जो है उसमें क्या कहता है, किसी धर्म को मानने या फिर प्रचार करने की स्वतंत्रता जो है ये दी गई है। इसी में अनुच्छेद 25 में इसके बारे में चर्चा किया गया है। तो क्वेश्चन आपका था भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? तो भाषाई एवं धार्मिक आधार पर। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? समझना है या बताना है। देखिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, राजमन्नार समिति। फ्रेंड्स, जहाँ पे भी आपको टाइम चाहिए होगा आप कोशिश करिए वीडियो रोक कर आप समझ लीजिएगा क्वेश्चंस को, फिर उसका आंसर आप देने की कोशिश करिए। जहाँ पे भी आपको टाइम चाहिए होगा वैसा जरूर करिएगा। देखिए, राजमन्नार समिति है, ये किस चीज़ से संबंधित है? अगर ये पूछ लेता है तो ये केंद्र और राज्य से रिलेटेड है। ठीक है, केंद्र और राज्य से ये रिलेटेड है। बाद बाकी आपको जो यहाँ पे धर आयोग है, ये इसके बारे में समझेंगे कि धर आयोग, जेवीपी समिति और फजल आयोग ये राज्यों के पुनर्गठन से ही संबंधित है। ऑप्शन बी और ऑप्शन जो डी है, ए, बी और डी, ये सारे हैं। बट यहाँ पे राजमन्नार समिति ये केंद्र और राज्य से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही जवाब है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी, न्यायालय ने दी होगा यहाँ पे, व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? इसके बारे में बताना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। केशवानंद भारती वाद जो हुआ था, यह भी पूछता है कब हुआ था। तो सबसे पहले समझ लीजिए 1973 में हुआ था। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। इस वाद के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भाग में संशोधन करने का अधिकार है। बट ये ध्यान रखना है कि इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि यह संशोधन जो है, मूल जो ढांचा है संविधान का, उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए, उसके विरुद्ध नहीं होना चाहिए। तो अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग ये बात कही गई थी। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में केशवानंद भारती केस जो कि 1973 में आपका हुआ था, उसी में क्या व्यवस्था किया गया कि प्रस्तावना एक संविधान का भाग है, इसे आप बदल नहीं सकते हैं। जो उसका मूल ढांचा आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? देखिए, समझेंगे यहाँ पे कि अनुच्छेद 54, सबसे पहले अनुच्छेद तो आपको जानना ही है। संविधान जब भी आएगा, जो भी क्वेश्चन आए उसमें हर क्वेश्चन में आपको अनुच्छेद के बारे में जरूर बताया जाएगा। अनुच्छेद 54 के अकॉर्डिंग क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदन के जो निर्वाचित सदस्य हैं, समझेंगे, दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य जो हैं ये, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, मनोनीत यहाँ पे नहीं, निर्वाचित के बारे में समझना है। निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वे शामिल होते हैं। और समझ लीजिए, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वे इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। जो निर्वाचित होते हैं उन्हीं को ये अधिकार मिलता है, मगर जो एक होता है कि मनोनीत किया जाता है ना राष्ट्रपति के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग जो मनोनीत होकर जाते हैं उन्हें शामिल होने का अधिकार नहीं रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। एक संसद ने जो ये आपका 44वां संशोधन हुआ था, अगर यह पूछ ले कब, तो 1978 आपको ध्यान रखना है। 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, उसी में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में डाल दिया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है आपको कि देखिए, सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वो भारत में जो है शयनावस्था में
प्रतिमा को कहाँ पर स्थापित अभी किया जा रहा है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब, बोध गया में किया जा रहा है। समझेंगे, बोध गया के जो बुद्ध का जो मूर्ति है वहाँ पे कल्याण मंदिर है, वहाँ पर भारत की सबसे बड़ी शयनावस्था में बुद्ध की प्रतिमा को प्रतिस्थापित की जा रही है वहाँ पे। और एक बात समझ लेंगे, अगर पूछता है कि विश्व की सबसे बड़ी शयनावस्था में बुद्ध की जो प्रतिमा है वो कहाँ पर है, तो आपको म्यांमार, आपको ध्यान रखना है कि म्यांमार में है। और अगर पूछ ले कितना, तो 600 फुट ऊंची है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बीमा प्रदाता ने 100% प्रीमियम रिटर्न प्रदान करने वाली भारत की पहली पॉलिसी एक्टिव हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा। यह ऐसा मतलब समझ लीजिए कि एकमात्र कंपनी है जो 100% तक प्रीमियम रिटर्न देती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चिनाब नदी पर किया जा रहा है। देखिए, उड़ी क्षेत्र में जो ये चिनाब नदी है, यहाँ पर दुनिया के सबसे ऊंचा रेलवे पुल का उद्घाटन किया जाएगा। अगर पूछे कि ब्रिज अगर आपसे पूछ लेता है कि ब्रिज की कुल लंबाई कितनी है, यह भी पूछ सकता है, तो 1.3 किलोमीटर यह लंबी है। और अगर ऊंचाई पूछ लेता है कितना मीटर ऊंचा है, तो आपको ध्यान रखना है 359 यानी 359 मीटर ये कि क्या है, ऊंचा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 530 मिलियन नेपाली रुपए की लागत से अपने 25 स्वास्थ्य चौकियों के पुनर्निर्माण के लिए नेपाल के साथ 4 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, भारत ने किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है आपको कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में एक बौद्ध मठ की खोज की है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, झारखंड में किया है। समझेंगे इसके बारे में। जो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, ASI कहते हैं, उन्होंने झारखंड के हजारीबाग जिले में, झारखंड के कौन सा जिला अगर पूछ लेता है तो हजारीबाग जिले में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हजारीबाग जिले में एक पहाड़ी इलाका है जहाँ पर कि एक गांव है, वहाँ उस गांव में ना एक बौद्ध मठ का पता लगाया, ठीक है। अंदाज़ा लगाया गया है कि यह जो बौद्ध मठ है ये 9वीं से 12वीं सदी के मध्य का है। इस जो ये है बौद्ध मठ है, यहाँ पर भगवान बुद्ध और साथ साथ एक और समझ लीजिएगा, तारा देवी, ठीक है, भगवान बुद्ध और तारा देवी की प्रतिमाएं यहाँ पर मिली है, काफ़ी सारी प्रतिमाएं मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है? तो बस आपको ये बताना है कि वो क्यों लगा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, चंद्रमा पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में क्या होता है, 1/6 होता है, आपको पता होना चाहिए। इसीलिए 1/6 गुना होता है, इसीलिए वहाँ पर अंतरिक्ष यात्री बहुत ही ज़्यादा मतलब ऊंचा छलांग लगाने के लिए कैपेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर CV रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। आपको पता होना चाहिए कि ये कब मिला था, तो 1930 में मिला था, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो बिल्कुल आपको पता होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, जहाज, वायुयान आदि को ढूंढना और जो ये दिशा निर्देश दिया जाता है मार्गदर्शन के लिए होता है रडार का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अच्छा विद्युत रोधक है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एबोनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आपको पता होना चाहिए कि वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की बूंदें किसकी भांति प्रतीत होती है? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवतल लेंस की भांति पानी की बूंदें प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? देखिए उत्तराखंड में है, ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, रूपकुंड झील। इसे कौन सा झील कहते हैं?
रहस्यमयी झील कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बृहस्पति को कहा जाता है, क्योंकि देखिए आकार में सभी ग्रहों में सबसे बड़ा होने के कारण बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि नार्डिक के बारे में बताना है कि नार्डिक जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो समझेंगे, देखिए यह जो है श्वेत प्रजाति समूह होता है, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और बी देख लीजिए, नॉर्वे और स्वीडन, यहाँ इन दोनों जगह पर, और साथ ही साथ जैसे आपका डेनमार्क है, फिनलैंड है और आइसलैंड, यहाँ पर भी पाया जाता है। इसीलिए इन देशों को नार्डिक देश के नाम से आप जानते हैं। नार्डिक देश में नॉर्वे, स्वीडन, फिर आपका डेनमार्क, फिर आपका हो जाएगा फिनलैंड और आइसलैंड। इन सारे देशों को क्या कहा जाता है? नार्डिक देश के नाम से भी आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हबूब के बारे में बताना है, किस देश में चलने वाली हवा है? तो देखिए समझेंगे, हबूब जो है ये उत्तरी सूडान में मतलब चलता है, समीप चलने वाला एक मतलब धूल भरी ये आंधी के जैसा आता है। ठीक है, और इसमें जो है कभी कभी मतलब बिजली गिरता है, जिसकी वजह से मतलब काफ़ी भारी बारिश भी होती है। तो हबूब किस देश में चलने वाली हवा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एशिया यूरोप की सीमा पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि काकेशस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काकेशस पर्वत जो है ये देखिए समझिएगा इसके बारे में, एशिया और यूरोप की सीमा पर है, बट इसका जो मैक्सिमम भाग है ना वो रूस में है, इसीलिए ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही जवाब। और समझ लीजिए कि इसका जो सर्वोच्च बिंदु है, जिसे कि बहुत बार एग्जाम ने पूछा है, तो एल्ब्रूस आपने जरूर नाम सुना होगा। एल्ब्रूस जो है ये सबसे, इसका मतलब कहिए कि सबसे सर्वोच्च हाई लेवल का जो पॉइंट है वो है। अगर पूछता है कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वत चोटी, तो आपको पता होना चाहिए कि हिमालय में जो स्थित है कौन सा, माउंट एवरेस्ट, वो सबसे ऊंचाई पर है। और अगर पूछ लेता है कि कितना है, तो 8,849 मीटर ये आपका ऊंची है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है कि बक्सर के युद्ध के परिणामों में निम्नलिखित में से कौन जो है मतलब नहीं हुआ था, ये आपको बताना है। तो देखिए समझ लीजिए, आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे रोक लीजिएगा, इसका आप जवाब देख लीजिए। यहाँ पे जितना भी कथन है ये सारा सही है। ये कंपनी की जो सेना का नेतृत्व है मेजर हेक्टर मुनरो ने किया था, ये सही है। मीर कासिम अवध के नवाब और मुगल सम्राट की सम्मिलित सेना थी। यह युद्ध 23 अक्टूबर 1764 को हुआ, यह भी बिल्कुल सही है। युद्ध में कंपनी की सेना जो है ये विजयी रही थी। और आपको एक बात और पता होना चाहिए कि इसके बाद से ही मतलब कहा जाने लगा था कि अंग्रेज संपूर्ण भारत पर अपना मतलब दावा करने लगा था कि मतलब मेरा अधिकार है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहे थे कि जब तक भारतीयों का उत्साह चरम पर था तब आंदोलन वापसी की जो घोषणा है वो राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के टाइम में। देखिएगा जब ये असहयोग आंदोलन को वापस लेने की मतलब बात हुआ था, तो उन्होंने ये बात जब हुआ था तो सुभाष चंद्र बोस ने काफ़ी इसका विरोध किया था। और इसी टाइम में गांधी जी बोले थे कि मैं हर प्रकार का दमन हो गया, प्रताड़ना और उत्पीड़न सह सकता हूँ, बट अगर अपनी मृत्यु का भी वो मतलब कर सकता हूँ, बट अगर आंदोलन हिंसक हो जाए तो यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस की मूल शिक्षा की वर्धा योजना जो 1937 था, उसका मूल उद्देश्य क्या था? देखिए उसका मूल उद्देश्य था कि गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्राप्ति करना और क्लास 2 से 7 तक हिंदी में शिक्षा प्राप्ति। ध्यान रखिएगा, गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्राप्ति और क्लास 2 से 7 तक की हिंदी में शिक्षा प्रदान करवाना। ऑप्शन सी और डी आपका यहाँ पे सही होगा, जिसके लिए आपको ऑप्शन ई चूज करना है। एक से अधिक जवाब आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों के विलय के जो गलत युग्म है उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वाले सवाल का जवाब आपको बताना है। अगर आप तैयारी कर रहे हो और अगर आपको लगता है कि आपका तैयारी अच्छे लेवल पर है, तो आप इस सवाल का जवाब जरूर बताइएगा। नहीं पता हो तो आपको कमेंट में जरूर इसका जवाब बताया जाएगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको देख लेना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिहार में स्थित नवप्रस्तर युग की खुदाई स्थल एवं संबंधित जिले का सही मिलान आपको यहाँ पे करना है। देखिए सेनवार जो है रोहतास, ये आपका सही मैच किया हुआ है, और मनेर पटना ये बिल्कुल सही है। बिहार में स्थित जो नवप्रस्तर युग की खुदाई है, यहाँ पर ये दोनों जिला, यहाँ पे जो मतलब जगह का नाम है वो अपने जिला के साथ मैच किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आपका है श्वेतपुर, समझेंगे श्वेतपुर के बारे में। तो ये सारण ना होकर वैशाली यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। और आपका चिरांद, चिरांद आपके बहुत बार आपको बताया जा चुका है, चिरांद कैमूर में ना होकर के सारण जिले में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी और डी सही मैच किया हुआ है, तो ऑप्शन ई आपका सही जवाब हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से कौन सी चित्रकारी बिहार से संबंधित नहीं है, बताना है। देखिए मंजूषा, ठीक है, जो मधुबनी और जो मंजूषा पेंटिंग है ये तो बिहार से संबंधित है। बाद बाकी ये जो जादव पटिया है इसके बारे में समझ लीजिए, ये कहाँ का है, तो ये झारखंड का है। और जो आपका ये वारली है, वारली आपका यहाँ का महाराष्ट्र का हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन सा संबंधित यहाँ पे नहीं है अगर पूछे तो ऑप्शन बी और डी, यानी कि ऑप्शन ई आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था, काफी इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, भागवत गीता को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतावली यात्री निकोलो कोंटी ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवराय प्रथम के टाइम में इन्होंने यात्रा किया था। देखिए ध्यान समझिएगा, निकोलो कोंटी के ने जब ये विजयनगर की यात्रा की तो उन्होंने बताया था कि ये काफ़ी समृद्ध और सुंदर मतलब है यहाँ का जो जगह है, और यहाँ के जो राजा हैं कौन, तो देवराय प्रथम, ये भारत के अन्य राजाओं में सबसे अधिक शक्तिशाली हैं। किसने कहा था, तो निकोलो कोंटी ने कहा था, एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले किन पुस्तकों का अनुवाद किया गया, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, सिंहासन बत्तीसी सबसे पहले, फिर अथर्ववेद और फिर बाइबल का उन्होंने यहाँ पे अनुवाद किया गया था। इसके बाद अगर भी पूछ लेता है तो इसके बाद आप समझेंगे महाभारत, गीता और रामायण, ऑप्शन नंबर जो बी है, महाभारत, गीता और रामायण इनके बाद हुआ था, ठीक है, ऐसे समझिएगा, पहले सिंहासन बत्तीसी, फिर अथर्ववेद, फिर बाइबल, फिर आता है महाभारत और फिर गीता, लास्ट में आपका फिर यहाँ पे रामायण समझ लेना है इस तरह से। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी आपने 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ जो कि आपका अभी डेट दिया गया है 6 फेब को होना है, उसके लिए आपने भी प्रैक्टिस सेट देखा, टॉप 30 क्वेश्चन देखा, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी बताया गया। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।